तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बोरा बहुत ज़्यादा रो रही होती है, तो उसे देखकर सुयुक और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे भी यूरी की याद आ रही थी। घर पहुंचकर फिर बोरा युजुंग के साथ ड्रिंक करने लगती है। उसे आज के बारे में बताती है कि मैं पूरा दिन उदास होकर इधर-उधर घूम रही थी। मैंने सोचा था कि लोग मेरे बारे में पूरे दिन भर गलत-गलत बोलते रहेंगे, पर लोग अपने ही काम में इतने बिजी हैं कि वो मेरे बारे में पहले ही भूल चुके हैं। तब युजुंग उससे पूछती है कि क्या तुम्हें बुरा लगा? तो वो कहते हैं नहीं, मुझे अच्छा लगा। उम्मीद तो यही है कि कुछ टाइम बाद लोग इस बारे में भूल जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि सुजिन की कंपनी ने इस महीने की नई मैगजीन पब्लिश की थी, जिसमें बोरा के बारे में भी एक आर्टिकल छपा था और उसकी कॉपीज सभी जगह पहुंच चुकी थी। तो बोरा को भी उसकी कॉपीज भेजी गई थी। जब वो उसे खोलकर देखती तो उसके बारे में उसमें काफी कुछ लिखा हुआ था। उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो तो सोच रही थी कि कुछ टाइम तक सबसे दूर रहूंगी तो लोग मेरे बारे में भूल जाएंगी। यूजुंग भी मैगजीन देखकर उसे कहती है कि लगता है कि अब दुनिया को तुम्हें भूलने में और भी टाइम लगेगा। बुरा भी रेडी होकर कहीं जाने लगती है। यूजुंग से कहती है कि क्या चीफ एडिटर का आइडिया है मुझे पनिशमेंट देने का। फिर एक मैगजीन स्टोर पहुंचकर पूछती है कि तुम्हारी कंपनी ला बेला की एक महीने में कितनी कॉपी बिकती है। वो बताती है कि कोरिया में नंबर 1 सेलिंग मैगजीन हमारी ही है, लगभग 1 लाख कॉपी बिकती है, मतलब कि 1.2 बिलियन वॉन की। लेकिन तुम अचानक से क्यों पूछ रही हो? तो बोरा कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन वो वहां से सारी मैगजीन खरीदने लग जाती है। एक लड़की जैसे ही वो वाली मैगजीन लेने वाली होती है तो बोरा उसे दूसरी पकड़ाकर उसे भी ले लेती है। ऐसे ही वो हर जगह से उस बुक को खरीद कर अपने घर में इकट्ठा कर रही थी और ऐसा करके उसने काफी सारी बुक्स अपने घर में जमा कर ली थी। उसके बाद वो ऑनलाइन भी चेक करती है तो देखती है कि मैगजीन आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। इससे तो वो खुश होने लगती है कि मैं एक भी इंसान को ये पढ़ने नहीं दूंगी। वहाँ कंपनी में सुजिन अपने स्टाफ को ये गुड न्यूज देती है कि ला बेला मैगजीन सिर्फ 2 दिन के अंदर ही बिक गई। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम इसकी और भी कॉपी प्रिंट करवाएंगे। इस खुशी में वो उन्हें अपना कार्ड देती है कि तुम सब डिनर पार्टी कर लेना। ये देखकर वो भी खुश जाते हैं। उसके जाने के बाद सुजिन मैगजीन का कवर नोटिस करती है। फिर बोरा को कॉल करके बताती है कि उनकी सारी मैगजीन बिक गई हैं और अब दोबारा नई कॉपी प्रिंट होंगी। तो वो चौंक जाती है, कहती है कि आज के टाइम में हार्ड कॉपीज कौन खरीदता है और वो इतनी जल्दी बिक कैसे गई, और बिक भी गई तो फिर से प्रिंट क्यों करना। तो यूजन कहती है कि उस मैगजीन के फ्रंट कवर पर ब्लैक पिंक है, इसलिए वो बिक गई, तो आगे भी बिक जाएंगी, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें ये चीज छोड़ देनी चाहिए। ये सुनने के बाद तो वो भी हार मान जाती है कि वो कितनी ही कॉपीज खरीद पाएगी। फोन कट जाने के बाद सुजिन यूजुन के पास आती है और उससे बोरा के बारे में पूछती है कि वो ठीक तो है ना। तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम्हें उसे अच्छे से कंफर्ट करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि डिवोर्स होने से एंगेजमेंट टूटना ज्यादा ठीक है। उधर बोरा टेंशन में थी कि अब मैं क्या करूं। तब उसकी नजर अलमारी में रखे सुयुग के कोट पर पड़ती है, जो कि पार्टी वाले दिन सुयुग ने उसे दिया था। ये देखकर उसे वो टाइम याद आता है। सोचती है कि मुझे उसे ये वापस कर देना चाहिए। और वहाँ सैंगजिन सुयुग को मैगजीन दिखाकर बताता है कि इसकी सारी कॉपीज बिक गई है और अभी दोबारा प्रिंट हो रही है। इस बुक की वजह से लोगों का नजरिया बोरा के लिए एकदम बदल गया है। शादी के जस्ट पहले उसे डंप किया गया। मैं समझ सकता हूँ कि उसने वो सब क्यों किया। तो क्यों ना अब हमें उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराना चाहिए। सुयुग कहता है पहले तो तुम मना कर रहे थे कि हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, पर अब क्या हुआ, और अब अगर तुम अचानक से उसे साइन करवाने के लिए बोलोगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगी। पता है ऐसे लोगों को घटिया बोला जाता है। तो वो कहता है कि क्या मैं अकेला घटिया हूँ कि तुम्हें अमीर नहीं बनना, एक बार इस बारे में सोच के तो देखो। वहीं बोरा भी वो कोट ड्राई क्लीन करवाने के साथ साथ कुछ खाने का लेकर उनके ऑफिस तक पहुंच गई थी। वहाँ सब लोग अपने काम में बिजी थे तो सीधा केबिन की तरफ चली जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उनकी बातें सुनने लगती है। वो दोनों उसी को लेकर ही अपनी अपनी राय दे रहे थे। सुई कहता है कि तुम तो उसे फ्रॉड बोल रहे थे ना, तुमने ऐसा कहा था कि उसका करियर अब खत्म हो गया है, तो अब क्या हुआ। तो सेंजिन कहता है कि मैंने कभी उसे फ्रॉड नहीं कहा, वो तो तुमने कहा था। लेकिन ये सब छोड़ो, हमें अपने कंटेंट पर फोकस करना चाहिए। उनकी बातें सुनकर तो बुरा को गुस्सा आने लगता है कि ये नहीं सुधरने वाले। कि तभी यूरी वो ऑफिस एम्प्लॉय वहाँ पर आ जाती है और उससे पूछती है कि आपको कुछ हेल्प चाहिए। तो बोरा उसे कहती है कि तुम्हें अपने वाइस प्रेसिडेंट को दे देना। फिर जाने लगती है तो वो पूछती है कि अगर उन्होंने नाम पूछा कि ये किसने दिया तो मैं क्या बोलूँ। तभी सैंगजिन अंदर से उसका नाम जोर से बोलते हुए कहने लगता है कि डेटिंग कोच देबोरा को एक कचरे की तरह डंप कर दिया गया है, वो सबके सामने गिर गई थी, उसकी तो एक एपिक स्टोरी बन गई है। तो बोरा कहती है कि तुमने सुना, जिस एपिक स्टोरी की मेन कैरेक्टर की वो बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ, उन्हें बता देना कि मैं ये लेके आई थी, और वहां से चली जाती है। ये सुन के तो यूरी चौंक जाती है और फटाफट से अंदर जाकर उन्हें बताती है कि देबोरा यहाँ आई थी, उन्होंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली है और ये उन्होंने मुझे आपको देने के लिए कहा। ये सुनकर तो उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। तो सुयुग पूरा से बात करने के लिए फटाफट से बाहर भागता है, पर वो उसे बाहर नहीं मिलती। सुयुग को तो समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उसे गुस्सा भी आ रहा था कि हमने फिर से वही गलती कर दी। तो सेंजिन उसे कहता है कि तुम उसके पास जाओ, उससे कुछ अच्छी अच्छी बातें करना कि आजकल लोग क्या कर रही है, कैसी है, वगैरह वगैरह, और उससे माफी मांगना। अगर काम बन गया तो तुम उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेना। तो सुयुग कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ उससे माफी मांगूंगा, हमारा मेन पर्पस यही है, लेकिन मैं उसे कहूंगा क्या। सेंजिन से फिर कुछ एडवाइस मांगता है लेकिन वो कुछ बता ही नहीं पाता। इसके बाद सुयुग एक कैफे जाता है जहाँ उसने बोरा को मिलने बुलाया था। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर आ जाती है। तो वो कहता है कि कंपनी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। तो वो कहती है माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हर कोई हर किसी के पीठ पीछे बात करता ही है, लोगों ने मुझे इतना कुछ कहा है कि मुझे तुम्हारी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा।
और मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना चाहिए। भले ही मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ मुँह से बोला था, पर मुझे नहीं लगता कि अब मैं प्यार के बारे में और बुक्स लिख पाऊँगी। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ और फिर से उसे सॉरी बोलता है। फिर कुछ पीने के लिए पूछता है कि क्या तुम कुछ पियोगी? तो वो कहती है जो भी तुम लाओ चलेगा। तो वो उसके लिए ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। उसी टाइम अचानक से जुआन वहाँ आ जाता है। उसे देखकर तो वो चौंक ही जाती है। तब वो भी उसे देख लेता है, लेकिन फिर आगे वाली टेबल पर चला जाता है। उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन बोरा इमोशनल हो जाती है। उसकी आँखों से आँसू तक आने लगते हैं। इतने में सोयूक वापस आता है। तब उसे रोता हुआ देखकर पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो? लेकिन बोरा तो उससे कहने लगती है कि क्या वो मेरी तरफ देख रहा है? वो पीछे देखता है तो पीछे जुआन उसकी तरफ देख रहा था। तब उसे ध्यान आता है कि ये तो वही लड़का है जिसे बोरा ने किसी और के साथ पकड़ लिया था। तो कहता है हाँ, वो इसी तरफ देख रहा है। तो बोरा उसे स्माइल करने के लिए बोलती है। पहले तो सोयूक चौंक जाता है, लेकिन फिर समझ आता है कि वो उसे दिखाने के लिए ऐसा बोल रही है। पहले जबरदस्ती हंसने की कोशिश करता है, फिर जोर जोर से हंसने लग जाता है। तब जुआन उन दोनों को ही देख रहा होता है। बाद में कैफे से बाहर आकर बोरा कहती है कि चलो हम थोड़ा वॉक करते हैं। चलते टाइम भी बोरा उसे स्माइल करने को बोलती है। तब सोयूक की नज़र फिर से अंदर जुआन पर पड़ती है, जो अभी भी उन्हें देख रहा था। तो वो बोरा का हाथ पकड़ लेता है। वो कहने लगती है कि मैंने हाथ पकड़ने के लिए नहीं बोला। तो वो कहता है कि वो अभी भी हमें देख रहा है। फिर जानबूझकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। दोनों खुश होने की एक्टिंग करते हुए वहां से निकल जाते हैं। बोरा को ऐसे देखकर तो जुआन चौंक ही जाता है। फिर आगे जाकर सोयूक अपना हाथ हटा देता है, उसे कंफर्ट फील कराने के लिए बातें करने लगता है, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देती और एक चिकन शॉप पे चली जाती है जिसका नाम था डैड्स चिकन। अंदर जाकर ऑर्डर देने लगती है तो कहती है कि जब कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता तो अब मैं खुद से प्यार करूंगी, खुद को स्पेशल ट्रीट दूंगी, और वहाँ का स्पेशल चिकन ऑर्डर करती है। तब सोयूक भी वहाँ की सबसे एक्सपेंसिव ड्रिंक ऑर्डर करने लगता है। तो वो कहती है कि हम इतने भी क्लोज नहीं है जो हम साथ में पियेंगे, इसलिए नॉर्मल ड्रिंक मंगाती है। कहती है कि ये ट्रीट मेरी तरफ से है क्योंकि आज उसने उसकी इतनी हेल्प जो की थी। फिर जब ऑर्डर आता है तो चिकन खाकर कहने लगती है कि ये तो सच में बहुत ही टेस्टी है। डैड्स चिकन का तो कोई जवाब ही नहीं है, ये सबसे बेस्ट है। सोयूक समझ जाता है, कहता है कि अच्छा तभी तुम यहाँ आई क्योंकि तुम मॉम्स चिकन से बदला लेना चाहती थी, है ना? और मॉम्स चिकन जुआन की कंपनी थी, इसलिए वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। तो बोरा कहती है कि पता नहीं मेरे इन मोमेंट के टाइम हमेशा तुम ही क्यों रहते हो। फिर जुआन के लिए कहने लगती है कि वो थोड़ा बदल गया है, उसने नया हेयर कट करवाया है, वो शर्ट भी उसने पहली बार ही पहनी है, उसका ड्रेसिंग स्टाइल सब कुछ चेंज था। वो आगे बढ़ चुका है, लेकिन मैं अभी भी वहीं पर अटकी हुई हूँ। मैं एक लूजर हूँ और रिलेशनशिप के बारे में बोलने के लिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं प्यार में हारी हुई हूँ। तो सोयूक कहता है कि क्या वो अगर तुम हार गई हो, मैं भी तो हारा हूँ, लेकिन वो एक अच्छी फाइट थी। तो वो कहती है कि अगर वो अच्छी फाइट थी तो तुम जीत गए होते। एक रिलेशन में जो विनर होता है वो सब कुछ ले जाता है और लूजर खड़ा रह जाता है। फिर पूछते है कि तुम ये बताओ तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो? वो कहता है मैं तो नहीं करता, मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा? तो वो कहते हैं कि फिर मेरे पीठ पीछे मेरी बातें क्यों कर रहे थे? मुझे तो लगा था कि हेटर्स ऐसे ही करते हैं। अच्छा तुम्हें इसके लिए सॉरी फील हुआ इसलिए तुम मेरी हेल्प कर रहे थे? तो वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अकेली नहीं हो जिसे डंप किया गया, मुझे भी कुछ टाइम पहले ही डंप किया गया था। ये सुनकर बोरा काफी चौंक जाती है। वो कहता है कि वो रिंग मैंने उसके लिए ही ली थी लेकिन उसे दे नहीं पाया। उसे अचानक से ब्रेकअप करना था तो उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत ज्यादा कायर हूँ, सेल्फिश हूँ, मुझे रिंग निकालने का मौका भी नहीं दिया। बोरा पूछने लगती है कि फिर क्या हुआ? तो वो कहता है कि मैं एक दिन उसके घर गया, तब मैंने उसे किसी लड़के के साथ बाहर निकलते देखा। बोरा तो चौंक ही जाती है, कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? सोयूक तो उसे देखने लग जाता है क्योंकि वो सोच में पड़ गई थी कि क्या इन सब के बाद कोई कभी ठीक नहीं होगा। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, इसलिए तो मैं तुमसे बात कर पाया। और ये बिल्कुल सर्दी की बीमारी की तरह है, एक बार ठीक होने के बाद पता भी नहीं चलता, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसकी बातों से बोरा को थोड़ा अच्छा सा फील होने लगता है। फिर जब वो बाहर आते हैं तो वो उसे बाय करके जाने लगती है। तो सोयूक उसके पीछे आता है, कहता है कि साथ में चलते हैं, मेरा घर भी पास में ही है, तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। फिर उसे रास्ते में कहता है कि क्या तुम गले लगाना चाहती हो? तो वो चौंक जाती है, कहती है कि क्यों? वो कहता है क्योंकि तुम बहुत कांप रही हो और वैसे भी मैं लोगों पर ऐसे एहसान करता रहता हूँ। वो कहती है नहीं, मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए, मुझे ठंड लगी है शायद इसीलिए मैं कांप रही हूँ, और तुमने कहा भी था कि ये जल्दी ठीक हो जाता है, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। वो कहता है कि ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि डेटिंग कोच ने मेरी बात मानी, और तुम रिलेशनशिप पर नहीं लिख सकती लेकिन ब्रेकअप के ऊपर बुक्स लिख सकती हो, जैसे कि इससे बाहर कैसे आओ, या फिर उन्हें वापस कैसे पा सकते हो, या फिर तुम्हें उससे बेहतर कोई और मिल जाए, तुम अपनी बुक्स को एक अलग एंडिंग दे सकती हो। तो बोरा उससे कहती है कि अच्छा बिजनेस के लिए तुम मुझे सिंपैथी दे रहे थे, मुझे अच्छा फील करा रहे थे, तो तुम काम के लिए ही मिलने आए, ऐसे टाइम पे भी तुम मुझसे काम के बारे में कैसे बोल सकते हो? और वैसे भी अब मुझे नहीं लगता कि कोई मुझसे रोमांटिक रिलेशन के बारे में सुनना भी चाहता होगा, वो मेरी बेइज्जती तो देख ही चुके हैं। तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि मैं फिर से खुद को बेवकूफ़ नहीं बनने दूंगी, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे साथ काम करने के तो कोई चांस ही नहीं है। तो सोयू कहता है कि तुम खुद को राइटर कहती हो, तो क्या ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है? एक सैड एंडिंग दिखाना कितना इररिस्पॉन्सिबल है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी, घाव भर जाएंगे और वो मूव ऑन कर पाएंगे, लेकिन तुम तो उनकी इन उम्मीदों को खत्म कर रही हो।
तो वो कहती है मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, मेरे अपने इश्यूज़ हैं, मैं सबके बारे में नहीं सोच सकती। इतने में उसका घर भी आ गया था, तो कहती है कि अब से हम एक-दूसरे से नहीं मिलेंगे और अगर मैं तुम्हें कहीं रोती हुई, कहीं गिरती हुई या किसी गाड़ी से टकराते हुए देखूँ तो प्लीज़ मुझे इग्नोर करके वहाँ से चले जाना। मेरे पास मत आना, मैं पहले ही बहुत एम्बैरेस हो चुकी हूँ, इससे ज़्यादा और नहीं होना चाहती। तो वो कहता है ठीक है, अगर मैंने इससे ज़्यादा कुछ देखा तो मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर तुम किसी कार से टकरा गई तो कम से कम एम्बुलेंस को तो कॉल कर सकता हूँ। वो भी हँसती है और फिर उसे बाय करके चली जाती है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है, तो आगे की कहानी जानने के लिए हम जल्दी मिलते हैं।